पेपर नज़दीक है, टाइम कम है, तो मैं सोचता हूँ रिवीजन करा दूँ, ऐसा रिवीजन करा दूँ कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, आपके माइंड में कभी कंफ्यूजन आई नहीं। कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे कि आपको आसानी रहेगी जब वहां पर आएंगे तो समझने में कि इनको हम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आज संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। इसमें हम पढ़ाएंगे, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से याद करना, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या। ये मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी, फिर भी एक बार रिकैप इसलिए करा देते हैं क्योंकि जब सवाल बनाएंगे तब कंफ्यूज होंगे। और एक है हमारे पास पूर्णांक। यहां पर क्या चीज है, यहां पर देखो समझने की कोशिश करो। प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति में यानी कि 1 2 3 जहां से हमने गिनती शुरू की, ये प्राकृतिक संख्या, और गिनती शुरू की और गिनती का अंत तो कहीं है ही नहीं, यानी कि डॉट 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 अनंत तक हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है, जब किसी को पता चला कि यार 4 टेबल हैं और 4 टेबल अब कमरे में नहीं है, यानी कि इस समय वहां पर 0 है अंडा, तो किसी ने इस चीज को समझा कि यार 0 का भी एक उपयोग है, यानी कि ये एक पूर्ण संख्या है और इससे मिलकर सारी संख्याएं भी बनाई जा सकती हैं, तो इसका उपयोग गिनती में भी कर लिया। गिनती में करने की वजह से और ये पूर्ण संख्या को हम इसका दर्जा दे दिया, मतलब ये संख्या पूर्ण संख्या है, पूरा अंक है। पूरा अंक कहीं ना कहीं उपयोगी है, जानते हैं हम इसको, और कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं, हमारी आंखें इसको देख रही हैं, समझ रही हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं। पूर्ण संख्या भी सारी की सारी प्रकृति में है। देखो ध्यान रखो हमेशा, प्राकृतिक संख्या जहां पर कोई लगा दे कि ये प्राकृतिक संख्या है, वहां पर ये दोनों संख्याएं हटा दो। सवाल जब भी आए, जब भी वो कहे ये पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है, परमेय भी है, तो जहां उसने प्राकृतिक कहा तहां आपको 0 और माइनस वाले सारे ऑप्शन खत्म कर देने, क्योंकि प्राकृतिक संख्या यहां से शुरू होती है, तब वो यहां के बाद की बात कर रहा है। एक बात समझ में आई। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का मतलब यह है कि वो नंबर जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट तो करते हैं, उपयोगी हैं, लेकिन वो रियलिटी में दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि उधारी, अगर हमने कहीं उधारी ली तो हम किसी को बता सकते हैं यार कि इसने जो है, मैंने इसको 10 केले लिए दिए थे और 50 रुपए के हुए तो इसने मुझे रुपए नहीं दिए, तो जो 50 रुपए है वो क्या है, वो माइनस के 50, यानी कि ये उधारी और नगद के कॉन्सेप्ट में आया, इसका उपयोग हुआ है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ माइनस का उपयोग हुआ होगा? नहीं ना, जब उसने 50 दे दिए तब हम बराबर हो गए, या उसने 100 दे दिए तो प्लस के आ गए, यानी कि यहां पर जो प्लस और माइनस की चीजें ये दोनों ही उधारी में उपयोग आने लगी, या फिर उसने मुझे 50 दे दिए तो हम 0 हो गए। पूर्ण संख्या में भी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं तो सभी हैं। अब एक बात समझ में आई, जैसे कि मान लीजिएगा 20 माइनस 30, 20 माइनस 50। अब यहां समझिए 20 किसके, प्लस के, तो ये पूरी की पूरा सिस्टम कैसे बना, देखो अंकों में ही काम कर रहे हैं, तो जब अंकों का यूज कर रहे हैं तो यहां पर दोनों चीजें हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर ये भी हमारे पास पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूरा अंक है, माइनस में हो या प्लस में हो। यहां पर 0 का उपयोग किया, ये दर्शाता है कि ये पूर्ण संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या यहां पर क्या 0 का उपयोग नहीं किया, हमने अंकों में तो उपयोग किया ना, लेकिन हमने क्या किया कि जहां से पूर्ण संख्या का उपयोग हो, जहां कोई चीज ना होने का प्रमाण तो हो, लेकिन माइनस में नहीं कोई चीज जा सकती प्रकृति की। ठीक है, तो इसीलिए ये पूर्ण संख्या है, यहां पर इसका उपयोग हो गया। और जो 15 हमारे पास माइनस के हैं, ये बताते हैं कि पूर्णांक का भी उपयोग हुआ है। तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक सारी संख्या मिलके हमारी मैथ को मैथ बनाती है। तो यहीं से हमारे पास सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आए, और बस इन्हीं को सॉल्व करने में हमारी पूरी मैथ की किताब बन गई। अब समझते हैं आगे, ये चीज समझ गई। अब उन गिनतियों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सम संख्या आई। सम संख्या क्यों आई, क्योंकि हम हर दूसरे नंबर को काटने की कैपेसिटी हमारे पास आ गई। अगर अंक हमारे पास सिर्फ 9 होते, 9 के बाद हमारे पास 11 से 19 होता, तो हमारे पास सम संख्या का शायद कॉन्सेप्ट दूसरा होता। अभी हमारे पास सम नंबर कौन सा है, 2 से कटने वाली संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या हमारे पास सम है, यहां से कटने वाली संख्या सम है, क्योंकि जो आखिरी को काटता, जो भी अंक आखिरी को काटता, वही संख्याएं हमारी सम होने वाली थी। अब हमारे पास 10 था तो 10 को 2 ने काटा, सबसे छोटे नंबर में बता रहा हूं। इससे हुआ क्या कि सम जानने के बाद हमने क्या किया, हमने 10/12 को काटना शुरू कर दिया, यानी कि अब हमें पता है कि ये भी 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, अब हर दूसरा नंबर 2 से कटेगा। तो कितनी बड़ी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
कि हमको इस चीज को सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि हर दूसरा नंबर कटेगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 2 और 10 कहीं ना कहीं आने की संभावना है। तो अब आधे ही अंक बचे जिनको हमें जानना है कि ये किससे कटेंगे। तो उन चीजों को उसको किस में डाल दिया, विषम संख्या में, यानी कि जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे। तो ये बात समझे सम विषम क्यों रखे गए। सम मैथ को सॉल्व करने के लिए आधी संख्याएं अब हम सॉल्व कर सकते हैं, आधी संख्या रहेगी वो विषम में है, उनके लिए कुछ रूल और नियम बने जो विभाज्यता में आए, और इसी में उसको रखा गया संख्या पद्धति में। तो अब 2 के लिए क्या है, मैंने एक बार आपको बताई थी कुछ दिन पहले, 2 4 6 2 4 8 इनको काटने के लिए क्या सिस्टम बना। 5 के लिए जो 10 को काटेगा वो उसी क्रम में अगली श्रेणी बनाएगा, मतलब अगला वही क्रम होगा, जैसे कि 2 4 6 8 10। तो अब हमारे पास 2 के पहाड़े 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा और 20 आएगा। ये क्रम हमेशा बनाएगा। जहां पर 100 का आएगा वहां पर ये 200 का क्रम बनाएगा, और वहां पर 2 अंकों की वरीयता हो जाएगी। खैर हम ये नहीं पढ़ा रहे, अभी हम जो पढ़ा रहे वो समझो। तो ये क्या है, 2 4 6 8 0 आखिरी में आए, क्योंकि 10 काट रहा है इसीलिए। 5 का भी यही रूल है, 5 5 दूनी 10, तो 5 के पहाड़ में भी 10 आता है, इसीलिए 5 5 10। अब अगली बार फिर 5 5 10 5 5 10, यानी कि 5 और 0 आता है। वही कॉन्सेप्ट 5 पर भी लागू होता है। अभी हम बहुत सारी चीजें समझाएंगे। विषम संख्या होगी जो 2 से ना कटे, नहीं कटे इसका मतलब उसके अंक में ये नंबर आने चाहिए, ठीक है, 7 और 9। ये बात समझ में आई। अब हमारे पास क्या आया कि 2 चीजें हमें समझ में आ गई। क्या हम विषम को भी काट सकते हैं, ये भी हमें समझना था, क्योंकि हमें तो सवाल सॉल्व करने हैं ना, चीजों पर जल्दी पहुंचना है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या है, भाज्य नंबर। भाज्य ने हमें क्या बताया कि वो नंबर जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटते हो, एटलीस्ट 3 से तो कटते ही हो, यानी 1 और स्वयं। अब देखना यहां बहुत कुछ है और यही सवाल आएगा अभी, 1 और स्वयं के अलावा। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। स्वयं के अलावा किसी और से कटे, किसी और से कटे, और से भी कटे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चल गया कि ये नंबर भाज्य, इसका मतलब ये सॉल्व होने की मतलब कैपेसिटी रखता है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, जो 1 और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं से कटे। अब यहां पर देखो, जो 1 है वो स्वयं से तो कट रहा है, लेकिन ये 2 चीजों से कटने का रूल यहां पर है जो भाज्य के लिए अप्लाई किया गया। लेकिन 1 सिर्फ 1 से ही कट रहा है, उसको स्वयं मान लो या 1 मान लो, इसीलिए 1 को अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया, बल्कि 2 से शुरू किया गया, क्योंकि 2 के 1 into 2 और तीसरा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है, नहीं काटा जाता है। और अब हमें 3 नहीं है हमारे पास। 3 क्यों नहीं, क्योंकि 3 भी है, 1 और 3, 5 भी है, 1 और 5, और यहां पर क्या है, अगर 4 है तो 4 हमारे पास भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 1 है, 2 है और 4 है। देखो 3 आ गए, तो एटलीस्ट 3 होना जरूरी है। अगर वो कहीं सवाल डाल दे, मैं होता तो यही डालता। अगर संख्या किन्हीं तीन संख्याओं से, अगर कोई संख्या किन्हीं 3 संख्याओं से कटती है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य या अभाज्य, एक सवाल बनता है। अब ये वो एग्जामिनर कुछ नहीं पूछना चाहता, एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है तुम कितना जानते हो संख्याओं के बारे में, बस वो यही जानना चाहता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बगैर मैथ पूरी अधूरी है, कुछ मैथ में नहीं जानते। फिर अब हमारे पास आई है अभाज्य संख्या, लेकिन पढ़ी क्यों गई, इससे यह पता चला है कि ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, मतलब कि इसकी टेबल याद करनी पड़ेगी। एक चीज समझ में आई, इसकी ही टेबल पढ़नी पड़ेगी। अगर 13 हमारी अभाज्य संख्या है तो 13 की टेबल ही आनी चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उस समय, आज तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए, 11 के रूल आ गए, 13 का रूल है, बहुत सारे रूल आ चुके हैं। मैं आपको सारे धीरे धीरे करके बताऊंगा, अभी समय लगेगा क्योंकि पेपर सर पर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, सह अभाज्य। ये सह अभाज्य ने हमें क्या दिया, ये समझने की कोशिश करो। सह अभाज्य ने हमसे क्या कहा, सह अभाज्य हमसे ये कह रहा है कि जब 2 नंबर एक दूसरे को नहीं काटे, जैसे कि 10 और 9 दोनों भाज्य हैं, 10 भी 2 पंचे 10 और 3 तिरका 9, दोनों ही नंबर जो भाज्य हैं, लेकिन सह अभाज्य का मतलब क्या है, मतलब अगर 10/9 लिखेंगे तो इसके बाद ये आपस में नहीं कटेंगे, इसकी टेबल ही याद करनी पड़ेगी,
ये भी तो अभाज्य का ही रूल आ गया। दोनों भाज्य होते हुए भी सह अभाज्य है, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को नहीं काटती है। P अपॉन Q अब आपस में नहीं कटेंगे किसी भी नंबर से, वही सह अभाज्य नंबर, और इसका उपयोग अक्सर हम लोग क्या हमेशा ही करते हैं। जब भी दो नंबर बचते हैं जो एक दूसरे को नहीं काटते तो उसका पहाड़ा या भाग देकर उसको निकालते हैं, वो सह अभाज्य ही होता है। फिर एक हमारे पास निकला जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या है ये समझने की कोशिश। जुड़वा अभाज्य हर मतलब जैसे कि 3 और 5 जिनके बीच में छोटा सा गैप हो एक का, ये जुड़वा अभाज्य है। ये सह अभाज्य, ये जुड़वा अभाज्य, समझ में आया। जुड़वा अभाज्य 3 और 5 7, वो क्या नाम 5 और 7 और 41 43, ठीक है। इससे यह पता चलता है काफी जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी हैं जो वास्तव में एक दूसरे से कभी नहीं कटती, वो जो वास्तव में नहीं कटती हैं, मतलब अभाज्य है वो। अब यहां पर हमारे पास क्या आया, परिमेय। अब ये समझो परिमेय जो P अपॉन Q के रूप में लिख जाए। अब यहां पर इस चीज को समझो, P अपॉन Q के रूप में लिख जाए, लेकिन Q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिफाइन नहीं हुआ अगर किसी में भाग देते हैं तो P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए, प्लस में हो या माइनस में हो। दूसरा जो P अपॉन Q है या तो ये दशमलव में आए लेकिन एक क्रम में आए, मतलब अनंत तक नंबर नए नए नहीं आने चाहिए, वो डिजिट नए नए नहीं आने, वो नंबर नए नए नहीं आने चाहिए। जैसे कि 10/3 3 त्रिका 9, ओके, फिर 0.3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यानी कि नंबर रिपीट कर रहा है, चाहे 4 अंक बात करे, 6 अंक बात करे, 7 अंक बात करे, अगर नंबर रिपीट कर रहा है इसका मतलब यह है कि यह परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। अपरिमेय वो नंबर है जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके और ये अनंत तक पता ही ना चले कि अगला अंक क्या आने वाला है। क्या वो हमारे पास मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसे कि मान लीजिएगा पाई का कोई निश्चित मान नहीं, अरबों तक इसको निकाला गया लेकिन अंत ही नहीं हो रहा, कहीं से रिपीट ही नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा इसीलिए पाई को अपरिमेय मान लिया गया, मतलब अपरिमेय नंबर अपरिमेय वाली श्रेणी में रख दिया गया। √2 को, रूट वाली जितनी भी संख्या है सबको अपरिमेय रख दिया गया, लेकिन उनको नहीं रखा गया जो 4 को यहां पर रखा गया, क्योंकि 4 का जब वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक 16 वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, इसीलिए इसको हमने परिमेय में रखा। और अपरिमेय जिसका वर्गमूल मतलब कि कोई पूरी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक ना निकले, समझ रहे। अब ये बात समझ में आया। और वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये खत्म कहानी, इतनी पढ़ना था हमको। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, यानी कि वास्तव में जो भी संख्याएं वो सारी संख्याएं रियल नंबर ही तो हैं। हमारे सामने जो भी नंबर है, प्राकृतिक, पूर्णांक, सारी संख्या हमारे लिए वास्तविक संख्याएं हैं। दुनिया का कोई भी नंबर जो हम पढ़ते हैं और जिसका कुछ ना कुछ हमने मान निकाला है या अनंत तक चल रहा है, यानी कि उसमें अपरिमेय संख्या को भी शामिल कर दिया गया। मान नहीं पता है लेकिन चल रहा है, तो वो भी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं जिनका उपयोग होता है। अब यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। पहली कंफ्यूजन है कि ये चीजें उसने पूछी है, वो इसी से सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा, सवाल उसके कुछ सिंपल होंगे, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो फिर आपको देखना है कोई अपरिमेय संख्या कहीं ना कहीं डाल देगा। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो प्राकृतिक नहीं है तो प्लस वाली चीजें हटा दो, बाकी के देखो कहीं माइनस या 0 निकल के आए, टिक लगा दो। अच्छा, मैं 5 और 5 10 सवाल अभी दिए देता हूं इसी से रिलेटेड, और कराऊंगा भी चुटकियों में, आप करेंगे, ठीक है। अब 5 सवाल हमारे पास हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि हमें फटाक से लगाना है। जैसे वो प्राकृतिक कहते हैं यानी कि +1 से शुरू होने वाली संख्या, तो ये +1 से शुरू होने वाली संख्या, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ओके। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या, पूर्ण बोले तो 0 से शुरू होने वाली संख्या 1 2 3 4, तो 0 ही हमें मिल गया, तो यही संख्या है, बाकी के ये नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कि माइनस से शुरू होने वाली संख्या। अब ये देखो, यहां माइनस से शुरू होने वाली संख्या, माइनस भी है
अब यहाँ कहीं माइनस हमको दिख नहीं रहा और यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कौन सी संख्या होगी। कोई बात नहीं, जीरो भी पूर्णांक है, माइनस से लेकर माइनस प्लस और जीरो सब कुछ पूर्णांक है। तो हमें यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मिल गई जो कि पूर्णांक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। निम्न में से कौन सी अपर में देखो यहाँ पर देखिएगा 22/7 और पाई, ये दोनों चीजें हमेशा कंफ्यूज करती हैं। 22/7 का एक निश्चित मान है जो कि परमेय है। निश्चित मान का मतलब यह है कि इसका दशमलव अंक बार बार दोहराता है, तो ये परमेय है। लेकिन सिर्फ पाई अपरमेय है, पाई इसका सन्निकट मान है, मतलब इसके करीब का मान है। पाई के अरबों खरबों दशमलव के बाद के अंक खोजे गए, लेकिन बिल्कुल वो कहीं से रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब पाई हमारी अपर में है, ठीक है। ये वाला आंसर होगा, ये नहीं और जीरो नहीं। अब देखो निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परमेय और वास्तविक है। ऑप्शन दिए नहीं गए तो हम लिख देते हैं 0, -1, 5 और 22/7, ठीक है। अब देखो यहां पर इसने क्या कहा कि प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परमेय और वास्तविक भी है। तो देखो जैसे उसने प्राकृतिक कहा, इसका मतलब कि सभी है, सभी लगाते ही मतलब कि सब होने चाहिए उसमें गुण। तो पूर्ण पूर्णांक ये प्राकृतिक तो होते नहीं है, वो प्राकृतिक तो होते हैं, लेकिन प्राकृतिक कोई भी संख्या पूर्ण और पूर्णांक नहीं होती है। यानी प्राकृतिक की शुरुआत ही 1 से होती है। जब दुनिया में तो 1 से शुरुआत होती है, तो जीरो तो होगा नहीं, माइनस भी नहीं होगा। ये एक नंबर है जो होगा, क्योंकि ये प्लस से शुरू है और +5 यानी 5 टेबल है। 22/7 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5, क्योंकि 5 हमारी प्राकृतिक संख्या है। दैट्स इट, परमेय और वास्तविक तो वो होती ही है। तो अब ये बात समझ में आया आपको। अब हम 5 सवाल आपको और करा दे रहे हैं, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़े से इससे कठिन होंगे। अब यहाँ पर 4 सवाल और हैं, बहुत आसान है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं। देखो उसने क्या कहा, पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं। तो प्राकृतिक जितनी भी संख्याएं सब हटा दो, पूर्णांक है और पूर्णांक केवल ये संख्या है, और हमारे पास जीरो भी है। ये तो देखो ऑप्शन बहुत गड़बड़ बात कर दिया इसने, जीरो लगा के मैं ही हटा देता हूं। यही चीजें समझने की जरूरत। जैसे उसने जीरो लगाया, जीरो भी हमारी पूर्णांक है और प्राकृतिक नहीं है, तो ऑप्शन गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन में हम 22/7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं, ठीक है। छोटी गलती पकड़ो और तुरंत उसे सही कर दो। 18 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 18 और 30, 18 के बाद आती है 19, 19 अभाज्य, 20, 21 भी जाती है, 22 भी जाती है, 23 नहीं जाती है, 23 2 हो गई, तो 19 हो गई और 23 हो गई, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 हो गई, 30, 31 यानी 30 से बड़ी संख्या है। तो ये 3 नंबर, यानी कि 3 आंसर कहाँ गया भैया, हो गया। 1 से 100 के बीच की, ये हमेशा याद कर लो, 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं याद रखो। 100/4 कर दो, 25 होती हैं, ठीक है। 25, अगर 100/4 याद रहे मतलब कि 25 हो गई जाके, तो 25 संख्या याद ही कर लो, बार बार का झंझट छोड़ो। फिर हम आपको याद कराएंगे तो किसी मतलब डेडिकेटेड वीडियो बताएंगे। 36 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। देखो बहुत प्यारा सवाल है। 36 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, 36 क्या होता है, 9 चौको 36 हो गया, तो 9 मतलब 3 गुणे, यहां बता देते 9 चौको 36 होता नहीं, 36 के 2 है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये इसके गुणनखंड होंगे। अब बात समझिएगा, सबसे छोटा हमें 3 लग रहा है जबकि 2 भी है, लेकिन हम सोचते हैं अक्सर यही कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है 2 तो सम संख्या है जो कि अभाज्य कैसे हो सकती है, जबकि 2 ही पहली अभाज्य वो संख्या है जो सम भी है, क्योंकि 2 उस चीज को मतलब जो इन्होंने इसकी शर्त रखी है अभाज्य की, उसको फुलफिल कर रहा है। क्योंकि 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, यानी कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसीलिए 2 जो है ना कहाँ गए नंबर, ये जो 2 है ना ये अभाज्य गुणनखंड है सबसे छोटा। उसके बाद दूसरे नंबर पे 3 आता है, तो याद रखिएगा 2 सबसे छोटा है। ये बहुत बार कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो गए ये सवाल, कितने आसान है यार, 2-2 मिनट में हो जाते हैं। ऐसे मैं कितने सवाल तुम्हें दे दूं, अगर आप बताएंगे तो फिर हम आपके साथ इसमें के 50, 200, 500 सवाल बना देंगे। बहुत आसान है, हलवा है हर चीज। सिर्फ ऑप्शन बदलो, कुछ चीजें बदलो, हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। 1 से लेके 11 तक की ही
तक की ही ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? गिनती में, सब कुछ गिनती में छुपा हुआ है। जो मैंने पढ़ाया वो भी गिनती में छुपा हुआ था, लेकिन यहां से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी नंबर, हमेशा ध्यान रखना, मैथ का ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर अगर यहां पर 10 पर टच करता है, कहां पर टच करता है? 10 पर। अगर मान लो 10 नहीं होता, 9 तक ही होता, तो 9 पर अगर टच करता, जो जो नंबर करते वो सारे नंबरों का एक ही क्रम होता कि जैसे जैसे वो यहां आखिरी क्या मतलब ये इन अंकों पे कटे, वैसे वैसे यहां कटेंगे। अभी समझाते हैं। मान लीजिएगा 2 क्या है, 2 के पहाड़े में 10 आता, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। अब 6 दूनी 12, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर दूनी में 18 और 2 धाई 20, क्योंकि ये 2 पर कटा। तो 2 का रूल यही है सेम। और अब कोई संख्या नहीं कट रही है, लेकिन 5 भी कट रही है, तो 5 के लिए भी रूल क्या है? 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। वही सेम जो 2 का रूल है वही 5 का है, और वही 1 का, इसीलिए 1 से कटने वाली हर एक संख्या कटती है, क्योंकि 2 2 तो 1 में तो 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 8 भी आ रहा, 9 भी आ रहा, 10 भी आ रहा, तो फिर वहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये सब आएंगे। क्लियर है? 2 में आ रहा 2 4 6 8 0, तो 2 4 6 8 0, 5 है 5 और 0, लेकिन शर्त यह कि 10 पे आए। अब 4 नहीं आएगा, 4 10 पे नहीं आता है, 4 आता है 100 के पहाड़े में। वो 100 अगर 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 के पहाड़े में 100 आता है, तो यहां पर 4 का रूल आ गया। 8 नहीं आता है, 8 के में आता है 1000, यहां पर 8 का रूल आ गया। ऐसे ही 16 के लिए 16 1000 में नहीं कटता है, वो 10,000। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10,000 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ये समझो बात। तो हमें 2 के रूल में क्या है? 2 के रूल में है कि 2 4 6 8 0, यहां पर 1 0 आ गया, सिंपल है। 4 के रूल में क्या है? डबल 0 पर ही कटेगा। 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 20 आता है, इसीलिए पूरा क्रम उलट पुलट हो जाता है। इसीलिए इसका रूल है कि 100 आए। क्रम है ना, जहां से गिनती जिस क्रम में, जिस डिजिट में शुरू हो जाती है, 2 डिजिट से शुरू हो गई तो फिर ये रूल हो गया, 3 डिजिट पे ये रूल हो गया, 4 डिजिट पे ये, तो ये 400 के पहाड़े में आता है, तो सेम वही इसका होगा। 4 का क्या होगा? डबल 0 आया, देखिएगा मैं वही बता रहा हूं, चलिए हम यहां लिख देते हैं। डबल 0 आ गया, 4, यानी कि जो भी 100 को काटेगा उस सब का वही रूल होगा, तो 25 चौको 100, यही रूल सेम 25 का है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 आए, 50 आए, 75 आए और डबल 0 आए। नियम समझ में आया? 2 के बारे 2 2 4 2 6 2 चौका 8 2 5 10, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और 0 आए। क्लियर हुआ? 4 भी इसमें है, ठीक है, 4 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी, मतलब 4 के क्या है? डबल 0 आए और आखिरी के 2 अंक 2 से कटे। चलो पहले ये लिख देते हैं, आखिरी के 2 अंक। यही सेम 25 चौको 100 होता है, तो 25 पर भी अप्लाई होगा, 20 पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि 20 25 100 होता है, और 5 पर, 5 के लिए तो हम 1 का रूल बना ही चुके, तो 5 का रूल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो 100% कटेगा। ठीक है, तो 20 25 4, 20 25 100, 10 सब पर वही चीज अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन 10 का रूल तो यहीं पर है कि 0 1 1 आता जाए, तो 10 के बाद वाले अंकों को हमें जोड़ना है, तो आता है 25 आता है, 25 चौको 100, 4 आता है, सब पर यही रूल है। डबल 0 आए या 25 के पहाड़े में क्या है? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, सिंपल है, ये बात समझ में आई। 8 का रूल भी देखो, यहीं पर हम देख लेते हैं, सारे अंक हटाते जाते हैं। 8 1 100, 8 के पहाड़े में नहीं आता ना, 10 आता है, 1000 आता है, तो वही है 000 आए। 125 अट्ठे, तो 125 के लिए भी यह रूल है, 200 के लिए भी यही रूल है, समझ में आ रहा है? 50 के लिए तो 100 वाला ही रूल हो जाएगा कंप्लीट। तो जितने भी पहाड़े 1000 को पूरी तरीके से काटते हैं, उन सबका एक ही रूल है कि 3 या तो पीछे आ जाए 3 0, या फिर उसके 3 अंक। कितने अंक? 3 अंक। जैसे 125 दूनी कितना हुआ? 250। दुनिया का कोई भी नंबर लिखाओ, अगर उसके आखिरी में 250 आएगा, वो 125 से कटेगी। 8 से कटने का रूल, अगर 3 अंक, मान लो ये लिखा है 240, तो ये आखिरी का 8 तिया 24, 8 यानी 30 बार जाएगा, 8 तिया 24, यानी ये भी 8 से कटेगा। 8 का रूल समझ में आ गया। 16 का वही रूल है। अब 16
जो भी 10,000 को काटेगा वैसे ही सेम काम करेगा। तो हमारे पास 5 का रूल है, 5 के लिए क्या है 0 और 5, आखिरी का अंक, क्योंकि ये 10 में जाता है इसीलिए आखिरी का 1 अंक, 100 में जाता है आखिरी के 2 अंक, 1000 में जाते हैं आखिरी के 3 अंक, या तो उससे कट जाए या 3 जीरो। अब बात समझ में आया। तो ये 4 अंक तो निकाल दिए, एक भी इसी में शामिल है क्योंकि एक भी 10 में आता है, निकाल दिया। अब हमारे पास बचा है 5 के बाद, अब हमारे पास 3 बचा, और 3 4 5 6 बचा, 7 बचा, 9 बचा और 11 बचा। ये हमारे पास कुछ नंबर बचे हैं जिनको हमें समझना है, लेकिन समझना कुछ नहीं है, ये भी सब हलवा है। देखना 3 और 9 एक ही तरीके से काम करेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 9 के पहाड़े में जरूरी नहीं है जो पहाड़ा 3, जैसे कि 3 चौको 12, यानी 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसका मतलब ये नहीं कि 9 के पहाड़े में भी 12 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, छोटी चीज में तो हमेशा मल्टीपल हो जाएगा लेकिन बड़े नंबर में नहीं होगा। तो 3 चौको 12 और 3 इन दोनों के सेम रूल है। सेम रूल क्या है तो इनको भी हम हटा दें, अब इनके सेम रूल को पढ़ लेते हैं। 3 और 9 के लिए क्या है, इनका योग 3 के लिए 3 से, और चलो 9 के लिए अलग ही लिख देते, इनका योग 9 से कट जाए, ठीक है, 9 योग 9 से पूरी तरह कट जाए। पूरी तरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, पूरी तरह कट जाए। कुछ सवाल भी बताएंगे, 3 से कट जाए मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 3 9 का खत्म कर दो, अभी हम सब बताएंगे। 9 के बाद क्या है हमारे पास, क्या बचा है हमारे पास, अब बचा हुआ है 7 और 11 6 भी कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, छोटा नंबर के पहाड़े में जरूरी नहीं 9 का पहाड़ा है, बड़े नंबर का पहाड़ा अगर कटेगा मल्टीपल होगा तो 100% वो छोटी संख्या से कटेगा ही। जैसे 9 दूनी 18 तो वो 3 से कटेगा, 9 तिया 27 तो वो 3 से कटेगा। 9 जो भी संख्या को 9 काटेगी वो 100% 3 से कटेगी। 6 के रूल में भी वही सेम सिस्टम है। 6 क्या है 2 गुणे 3, यानी 2 और 3 दोनों से कटती हूं। यहीं से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इस 6 को हम स्किप क्यों कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं। यहां से इतने सवाल बनते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मान लीजिएगा किसी ने एक सवाल दे दिया 54/27, क्या 27 से 54 कटेगी? हमें पता है 27 का मतलब है 9 तिया वो 9 कम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। तो क्या करना है हमें 54/9 गुणे 3, ये हमें अलग अलग कर देना और काट के देख लेना है। तो हमने क्या किया 9 छक्का 54 3 दूनी 6, ये कितना था 27 था ना, 27 दूना 54, देखो 27 दूना 54 जो हमारा भागफल आएगा नीचे वाली संख्या का उतने ही बार गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाएगी। ये बात समझ में आया? तो 2 तिया 6 यानी वो 2 से कटे और 3 से भी कटे तो दोनों का रूल चलेगा। दोनों का रूल, 2 का रूल क्या, आखिरी में 2 4 से 8 0 आए तो देख लो कि सम नंबर हो, सिंपल। 3 से कटने, इनका योग 3 से कट जाए, अभी हम सब बताएंगे और शॉर्ट तरीका ही बताएंगे। 7 के लिए क्या है, 7 के लिए है जो उसका आखिरी का अंक है। मान लीजिएगा 29 30 और 7 30 2 7 1। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर बिल्कुल सेम हमारा वैसा ही, ठीक है। अब मान लीजिएगा क्या करते हैं हम 1 का दुगना कर देते हैं, 2 होगा तो 30 माइनस 2 इक्वल 28। अब समझ में आया 7 चौक 28। मान लो हमने लिखा 22 4, हमें नहीं पता 7 से कटे, हम इसको सिर्फ दुगना कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया, इसको हमने दुगना कर लिया 8 हो गया, और 22 माइनस 8 तो कितना होगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24, यानी कि हमारे पास बचा जाके 14 है। कितना बचा जाके 14 है। अब 14 बचा तो 14 क्या करेंगे 7 दूनी 14 कट गया, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास 11 के लिए क्या है, 11 के लिए सम और विषम का योग, सम और विषम का योग, उनका अंतर योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कट जाए, ठीक है। योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कट जाए। जैसे 2 4 2 क्या ये जाएगा, तो हमने इन दोनों को जोड़ा 4 हो गया, और बीच का क्योंकि ये
विषम है और ये सम है, 1 और 2 दूसरे नंबर पे। अगर यहाँ पर हम कोई और नंबर लिख देते, मान लो 0 लिख देते, ये भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम 0 नहीं लिख रहे, अभी 4 लिखा, तो -4 यानी कि 0 आ गया। यानी कि ये संख्या 11 से कटेगी, काट के देख लेते हैं। 2 4 2 11 दूनी 22, 2 और 2 11 दूनी 22। अब बात समझ में आई, ये सारी चीजें समझ में आ गई। 2 4 8 5 एक रूल पर काम करेगा, 6 2 और 3 द्वितीय 6 आता है, 2 और 3 के दोनों पाड़े में आना चाहिए। 3 और 9 एक रूल पर काम करेगा, 7 और 11 थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा सा, बस आपने 1-2 बार इसको रट लिया, याद रहेगा। आखिरी का अंक और फिर उसको घटा दें और उतने अंक आ जाए। अब ये चीज मतलब, और वो 7 का मल्टीपल निकले, मतलब 7 के पहाड़े में वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब ये चीज समझ में आ रही है, इसको रफ कर दें। अब समझते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आखिरी अंक, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, कैसे हमें पता चलेगा इसकी घात का ये यूनिट डिजिट है, वो यूनिट डिजिट है, वो भी बहुत सिंपल वे में समझाएंगे। 2439 x में x का क्या मान होगा, x का, वैसे ने बहुत सारे सवाल बताए क्या मान होगा, जो बड़े बड़े बताए। मान होगा जब ये संख्या 9 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। क्या हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ गिनना है। 9 के लिए रूल क्या है, वही कि इनको जोड़ना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 हो गया। अब यहां पर देखिएगा सवाल बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका, ये सवाल हो सकता है सिर्फ हम ऑप्शन से पहचाने, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन दे सकता है, क्या दे सकता है, 0 या 9, ठीक है। या वो ऑप्शन में क्या दे सकता है, या वो यहां पर सवाल चेंज कर देगा, मैं x का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम शब्द जोड़ते ही पता चल गया कि हमें 9 नहीं लिखना है, बल्कि हमें यहां पर 0 लिखना है, क्योंकि यहां पर अगर 9 आ जाएगा तब भी संख्या 9 से चली जाएगी, और 0 आ जाएगा तब भी संख्या 9 से चली जाएगी। तो यह दो चीजें, एक उसने न्यूनतम कहकर या अधिकतम मान कहकर सारी चीज बदल दी, दूसरा उसने या फिर ऑप्शन में दिया है। सवाल ऐसे बनते, या तो उसने उसके ऑप्शन में 0 दे दिया है या 9 दे दिया है, या उसने यहां पर शब्द ही जोड़ दिया है कि न्यूनतम मान क्या होगा, या मतलब अधिकतम मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक है। एक बात समझ में आई, अगर वो यहां पर मान लीजिएगा, वो यहां पर हमें मान लो कोई संख्या हम लिख लेते हैं, x और y अगर 8 से विभाजित है, अगर 8 से विभाजित है, बहुत प्यारा सवाल है, जरूर देखना, मतलब इसके मतलब विभाजित है, तो x और y के संभावित योग में, देखो संभावित योग में, ठीक है, बहुत कितने होंगे। अब यहां पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा सवाल है। योग का मतलब जोड़े, जोड़े में कितने होंगे, मतलब x और y के कितने मान रखे जा सकते हैं। देखो यहां पर ध्यान रखो, ये 4 है, तो 4 और 5 के बीच में ही सारी संख्या होनी चाहिए, यानी कि या तो 00 आ जाए 400 और 500 के बीच में, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई, क्योंकि यहां पर 4 के बाद 5 यहां बदल जाएगा, तो उसने x और y के संभावित मान बताए। तो यहां पर 400 अगर रख देते हैं कि 408 के पहाड़े में जाता है, 8 5 40, हाँ, यानी 400 और 500 के बीच में। जब भी हमारे पास ये सवाल आ जाए तो इस सवाल का सिंपल सा आंसर है यहां पर। अब देखो 00 है, ओके, 00 हो गया है। अरे भाई लाइट जल्दी चलो इसी। इसके बाद कितना होगा, 08 होगा, क्योंकि 8 से चला जाएगा, 408 जाएगा, समझ में आया। फिर 8 दूनी 416 जाएगा, तो 1 और 6 आ गया, 4 16 8 24 जाएगा, समझ में आया। 32 जाएगा, 40 जाएगा, ये बात समझ में आ रहा। 8 8 16 8 24 8 32 8 40, यानी कि 08 00 तो हो गई ना, तो 00 08 16 24, समझ में आ रहा है। ये इनके जोड़े हैं, तो ये संभावित जोड़े कितने आप जोड़ लेना, वैसे आंसर आएगा 13, क्योंकि 96 है। अब एक बात समझ में आई, लेकिन अब सोचकर देखो, क्योंकि मतलब 8 के पहाड़े में 96 के बाद वाली संख्या नहीं जाती। एक बात समझ में आई, लेकिन क्या एक बात आपने और सोची है
कि 0 0 अगर आया तो 13 हो जाएगा, 0 1 आया तो 97 पे रुकेगी गाड़ी। बात समझ में आया? 0 1 तो उसके बाद वाली संख्याएं से शुरू होगी, तो ये 0 8 की जगह क्या है, 0 1 अगर आएगा तो 0 फिर 9 आएगा। समझ में आया? तो 97 फिर 0 2 98 पे, अगर यहाँ 0 0 की जगह 0 2 आता है, मान लो संभावित मान 0 2 होता है, 0 और 2 आता है, तो फिर कितना 98 पे रुकेगी। 0 3 99 पे रुकेगी, यानी कि अगर 0 3 तक आते हैं तो संभावित मान 13 होंगे। लेकिन अगर 0 3 से ऊपर आते हैं, यानी कि 0 4 आता है, तो यहां संभावित मान 12 होंगे। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उधर फिर वो 5 हो जाएगा, जो यहां पर 4 है वो इधर 5 हो जाएगा, क्योंकि 99 पर 100 आएगा। तो अगर 4 से लेकर 8 तो चली जाएगा। अगर यहां पर 0 4 आता है पहला संभावित मान, तो संख्याएं 12 होंगी। 0 5 आता है तो संख्याएं 12 होंगी। 0 6 आता है 12 होंगी। 0 7 आता है 12 होंगी। 0 8 आता है तो 12 होंगी। यहीं पर मूर्खता का सबसे बड़ा परिचय। 0 8 आता है तो ये तो कट ही जाएगा, बात ही खत्म, कहानी हो जाएगी। समझ रहे? तो यहां तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं कितनी बनेंगी जाके हमारे पास, क्या नाम है, 13 और 12। अब बात समझ आई? अगर 4 के लिए पूछता तो 25, सिर्फ एक चीज 25। अगर 4 के लिए पूछता और वो इस तरीके से x और y दे देता तो 25 बनती है। लेकिन सोचकर देखो, अगर वो यहां पर लिखता 4 2 5 4 x y z, अब क्या होता? अब वही चीज होता, 125 ये होती। क्यों होती? क्योंकि 12 और 13 के बीच में कितना हुआ जाके, 12 और 13 के बीच में कितना हुआ जाके, 12.5 होता ना, तो इसमें 10 का गुणा कर दिया, 125 संख्याएं होंगी। मैं बता रहा हूं, 25 वाली 40 के लिए 250 होंगी। इस तरीके से आप वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वहां निकाल लेना, क्योंकि अगर याद करने में कहीं कंफ्यूजन हो गई तो पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं ताकि ये आपकी लर्निंग में आ जाए। तो ये सवाल पूरा हुआ, युग्म वाला पूरा हुआ। युग्म वाले बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक और नया सवाल करते हैं। एक सवाल है 8647 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है, जोड़ दी जाए जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्वेश्चन लिखकर भी दे सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे कर देंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हो जाए। अब यहाँ 8647 लिखा हुआ है, हमें कुछ नहीं, 8 से कटने वाली संख्याओं के लिए 3 अंक देखने, तो आखिरी के देख लिए। 8 8 64, यानी कि 64 तो हो गए 64। 7 बचा है जो 8 के पहाड़े में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर हम +1 जोड़ दें तो ये 7 + 1 यानी कि 8 हो जाएगा। अब 6 4 8 है, ये 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 8 8 64 और यहाँ 8 आएगा, 8 एकम 8। ये बात समझ में आई? यानी कि एक वो नंबर है जिसको हम जोड़ दें तो वो संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। बट अगर सवाल एक और आता है, यहां पर वो 8 की जगह क्या लिख दे, वो यहां पर लिख दे 8 की जगह 4, तब कितना जोड़ना होगा? अरे वही सिंपल, 4 के लिए 2 देखना, 4 तो कट ही जाएगा, 7 रहेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1 कम है, तो 1 अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 4 से और 8 से दोनों से कटेगी। मैं ये बता रहा हूं ताकि मैं सोचता हूं मतलब आपका IQ तेज बना रहे, ऐसा ना हो कि आपने एक देख लिया, आपने सवाल निकालने का तरीका सीखने के बाद आपने क्या कहा, चलो ठीक है इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की जरूरत क्या, डायरेक्ट इसको करो। अब एक सवाल है, यदि एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, कोई संख्या n है, हमें नहीं पता क्या है, तो शेषफल 4 बचता है, तो हमें पता चल गया कि वो क्या है। n के इकाई अंक क्या है? अब उसने किसी संख्या को लिखा हुआ है, यानी यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं कि वो संख्या कौन सी है। पूछ भी नहीं सकता है क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा कोई। n का इकाई अंक तो हमें पता है कि 5, अगर हम 9 से भाग देंगे, 9 क्यों? क्योंकि 5 + 4, 5 एकम 5, और अगर 4 जोड़ देंगे तो 5 एकम 5, यानी 4 शेष बचेगा। वो यही तो कह रहा था, शेषफल 4 बचता है। अब वो क्या कह रहा है, तो n के इकाई अंक कितने होंगे? अच्छा, n का इकाई अंक कितना होगा? हर बार 4 बचेगा, हमें पता है। एक तो 9 ही होगा, दूसरा कितना होगा, 9 5 दूनी 10, 10 4 14 होगा। दूसरा कितना होगा, 14 होगा, यानी कि 14 के बाद कितना होगा, फिर 19 होगा, फिर हमारे पास कितना होगा, 24। बात समझ रहे हो? 14 क्यों होगा? क्योंकि अगर हम 5 का भाग 14 में देते हैं, अभी हम बता रहे कैसे, 5 दूनी 10, 4 शेष बचा, यानी 14, यानी कि बार बार कितना आ रहा है, रिपीट
9 4 9 4, यानी कि संभावित इकाई अंक कितने होंगे? 9 और 4। ये बात समझ में आया कि मैंने क्या बताया? वो सवाल ऐसे ही पूछता है, वो सिर्फ ये पूछना चाहता है तुम्हें कितना आता है, बस और कुछ नहीं। अब एक और सवाल है, एक संख्या n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। सवाल ही सिर्फ कठिन लगेगा, आसान बहुत होगा, अभी बता रहा हूं। तो n³ + 2n + 2 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? देखो ये सवाल हमको लग रहा है कि बहुत कठिन है, दरअसल में ये बहुत सवाल है, बहुत सरल है। 7 का भाग अगर हम किसी संख्या में देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। अच्छा, अगर हम 7 का भाग 10 में देंगे तो 7 एकम 7, तो हमारे पास 3 शेषफल बचेगा। ये बात समझ में आया? अब ये क्या कह रहा है कि तो n³ + 2n + 2 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? सवाल तो बड़ा प्यारा है, लेकिन यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर यहां पर हम 10 रखते हैं, 10 तो एक आसान सरल, अगर मान लो ठीक है यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर ये मान लो 2 लिख देता, तब हमारे पास क्या होता? चलिए हम 2 ही लिखे दे रहे, तो हमारे पास क्या होता कि हमारे पास होता 9। तो 7 एकम 7, 2 शेषफल बचता है, यानी कि तो संख्या होती 9, यानी हमारा n बराबर 9 निकल आया। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि संख्याएं ज्यादा हैं और यहाँ क्यूब वगैरह लगा हुआ है, तो सवाल थोड़ा देर में सॉल्व होगा। तो इसे हम शॉर्ट तरीका क्या अपनाते हैं, देखिएगा हम। अच्छा, थोड़ा तरीका इसलिए बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, वरना ये आप चुटकियों में ही कर लेंगे। मान लीजिए कि n में अगर 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? चूंकि n हमारा 9 आया, 9 + 9, अच्छा प्लस n और कर देते +9। हम यहाँ n प्लस क्यों किया? हम 4n भी लिख सकते थे, ठीक है, बात एक ही है। हमने इसलिए कि ये चीज आपको समझ में आए। अच्छा, इसमें अगर 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। ये बात समझ में आया भाई? अभी जैसे 2 शेषफल बच रहा था ना, तो 2 शेषफल यहाँ बचेगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो ये 8 हो गया ना। अगर इसमें हम 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, यानी कि हमारे पास एक शेषफल बचेगा। कहने का मतलब है अगर 4n कितना होगा तब शेषफल कितना बचेगा? 1। मैंने ये तरीका बताया। अच्छा, इसको समझने की कोशिश। 9 9 18 9 17 9 4 36 होता, 7 का भाग दिया, 7 1 7 7 2 14 7 1 7 4 28 7 पन्ना 35। देखो एक शेष बचा, यही आंसर निकल के आ रहा था, क्योंकि हमारे पास जहां 4 बार था वहां 5 बार बढ़ गया, क्योंकि एक साथ बढ़ गया, इसीलिए एक शेषफल बचा। अच्छा, अब इसको हम और तरीके से समझते हैं। अब अगर हम यहां पर n³ है, अगर यहां पर हम 9 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। 9 ने 81 निम्मा, फिर + 2n, 9 दूनी 18, फिर +2, फिर उसको जोड़ेंगे। हम इससे बढ़िया क्या करेंगे, हम यहीं पर 2 रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, शेषफल 2 बचेगा तो 2 के ही क्रम में बढ़ेगा ना, और 7 का भाग दे देंगे, जितना बढ़ेगा उसके बाद जो बचेगा, जैसा मैंने वहां पर दिया था। 7 का भाग 2 2 2 8 बचा था ना, तो 8 में 7 का भाग दे दिया था ना, यानी 1 बच गया था। तो ऐसे हम यहां पर करेंगे। n³ कितना है? तो 2। हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे, हम इसी को रख देंगे। इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना, इसी को डायरेक्ट रख देना। 2 पे पावर +2n, 2 × 2 + 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 4 + 2, 8 9 10 11 12 13 14। 7 का भाग देते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, तो शून्य आंसर आ जाएगा। जहां भी आपको शून्य मिले टिक कर देना, पास हो जाओगे। एक बात समझ में आई? अच्छा, इसी सवाल को लो अभी हम फिर कर देते हैं। शेषफल 5 बचता है। लो जी, अब 12 12 44, 12 12 144, 144 का फिर 12 में गुणा करोगे। 4 5 6 7 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए? तो 7 के लिए कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट करना है। क्यों करना है उसके पीछे का अभी रीजन बताते हैं। 7 × 35, 7 × 42, 2 3 बचेगा, 6 7 × 7 14 7 21 7 28 7 × 35, 7 पन्ना 35 1 17 और 17 7 दूनी 14 3, यानी कि अगर 4 और जोड़ दें, क्योंकि हमें नीचे भी 7 करना है, जितना शेषफल बचे उसमें हमें जब तक 7 ना हो जाए तो उतना जोड़ दो। मतलब 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा, तो या फिर मतलब छोटी संख्या इसलिए 4 3 7 हो गया, यानी कि 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 जोड़ दें तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। चलो अच्छा, 4 जोड़ देते। 4 जोड़ने पर क्या होगा, ये जाके 7 4 11, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 71 हो जाएगा जाके, 71 हो जाएगा जाके। तो क्या है, तो ये जो हमारा 36 आ रहा है, ये हमारा 37, 7 पन्ना 35, तो 2 बचेगा, 1 7 3 21। देखिएगा जहां 2 बार जाता है 1 बार जा रहा। अब यही संख्या समझ आएगी कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया होगा ना, कि जो भी शेषफल बचे उसमें उतनी संख्या जोड़ दो, वही आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो भी आप जोड़ेंगे। अब यहीं इसी संख्या में मान लो कुछ हम लिख देते हैं 8 6 7 4, मान लीजिएगा हमने ये संख्या लिख दी है, ठीक है। अब ये कह रहा है योगफल 8 से विभाजित हो जाए, कर लोगे?
हमें सिंपल से पीछे के 3 अंक देखने बस। 674, इसमें क्या है 8 8 8 64 65 66 67 यानी कि 3 बचा 34, 8 चौक 32 यानी कि 2 बचा, यानी कि 6 जोड़ दिया जाए, आंसर आ गया। यहाँ पे सवाल करने की जरूरत है नहीं ना, 6 जोड़ दिया जाए इस संख्या में, ये 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये 9 के लिए होता तो क्या होता, 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी कि 25 हो गए, 26 27 यानी कि 2 जोड़ दिया जाए। समझ रहे, सिर्फ 2 जोड़ दिया जाए, ये संख्या 9 से कट जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि हमारे पास ये आ रहा है, इसको हम कर चुके हैं। ठीक है, 8 4 12 6 6 12 6 3 18 और 6 6 24 और 25 26 27। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब ये काट दे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। अब एक ये सवाल है, भाग के एक प्रश्न को हल करते समय कपिल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% कम थी। दिमाग तो इतना बड़ा सवाल पढ़ के झूल रहा होगा, चुटकियों में सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्या कहा हमेशा कि जब तक आप इन सवालों को पढ़ नहीं पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कम थी, गलती से भाजक के रूप में एक संख्या और ले ली जो मूल संख्या से 20% कम थी। मैंने क्या बताया कि ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक। हमें बस सिंपल से ये चीज समझना है, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ये 20% कम थी, वो ये 10% कम थी, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 9 होगी जाके। अगर ये हमारी 10 है तो ये हमारी कितनी होगी, क्योंकि ये 20% कम है तो 8 होगी जाके। अब वो क्या कह रहा, जब सही थी तब आंसर 32 आया था, यहां पर क्लियर हुआ ना, तब आंसर 32 आया था और शेषफल हमारा, और शेषफल 0 था। अब हम माने कि यही चीज सही है, हमने कहा भैया यही चीज सही है, बस अब ये आंसर हमें सही करके दो, बस वो यही पूछना चाहता है कि ये कितना होगा। अच्छा, कोई चीज 8 है यानी कि थोड़ी सी कम है, उसका 9 यानी कि कुछ बढ़कर चीज हुई है, उसमें हम भाग दे रहे हैं। अब मान लीजिएगा 32 कैसे आया होगा, कैसे आया होगा 32। हम मान के चलते हैं 2 का भाग अगर हमने 64 में दिया तो हमारा 32 आया। एक बात समझ में आई, ठीक है, 0 शेषफल बचा। 2 का भाग अगर 32 में दी, वो 64 में दिया तो 32 आएगा। यही 2 वो कह रहा है कि ये जो है 20% कम है, यानी कि ये 2 कितनी होगी 1.8, वो दुदुनी 4 1.6, यही तो ये कह रहा है, ये 1.6 हो गई। अब ये कह रहा है कि वो संख्या 64 थी ना, तभी तो 32 है ना। 64 में ये क्या कह रहा है 9 हो गई, यानी कि ये कह रहा है कि 10% कम हो गई। 64 में से -6.4 घटाया तो 0 आ गया हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 3 बचा 6 और 6 12 और 1 13 7 और यहाँ पर 57.6 हो गया। ये बात समझ में आई। अगर हम इससे इसको काट दें तो हमारे पास 576.16 हो गया। वो बस यही तो पूछना चाह रहा है। अब 16 का हम भाग दे देंगे, 16 एकम 16 16 48 16 चौको 16 3 48 और 96 16 छक्का 96, यानी कि वो संख्या 36 होगी। मैंने क्या बताया, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने सवाल ये पूछा कि ये संख्या इतनी कम हो गई, यानी 20% कम होगी, तो 20 दूनी, तो हमने क्या किया 6.4, और सॉरी ये संख्या 10% कम होगी तो हमने 6.4 घटा दिया। उस समय ये सिचुएशन रही होगी, यानी कि आंसर 36 आना चाहिए। बस मैं इसको बता रहा हूं। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत कठिन लग रहा है हमको। वो यही कह रहा है, यानी कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो हम 9 में भाग दे रहे हैं वो हम 8 का भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास जो है भागफल 32 आया, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा 8 चौको 32 9 चौको 36 आ गया। बस यही तो हमें लाना था, यही उसने कहा ना हमसे। इन सवालों को जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी की वजह से मैं तो इतना फास्ट बता रहा हूं, वरना इसकी कैलकुलेशन थोड़े से सही समय में करता, सिखाता आपको। ये बात समझिए। अब अगर मान लो यही सवाल वो फिर बदल दे, मतलब मेरा ऊपर 9 है नीचे 8 है, उसका आंसर है भागफल 32 आएगा। अब वो यही सवाल हमसे फिर से कर दे, अब वो क्या कह दे, अब मान लीजिएगा, चलो वो चीज ही चेंज कर देता हूं। उसने कहा कि चलो ये 10% कर देते हैं, ये हम 25% कर देते हैं, और ये हम कर देते हैं 75। अब आप कर लेंगे इसको, 75 था और शेषफल 0 था। अब आप इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी, बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई है।
हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस सवाल को सॉल्व करना है। संख्याएं अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब हम इस सवाल को रफ कर दें, ठीक है। इसमें चीजें आप थोड़ी बहुत चेंज करिएगा और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं करना, अब सवाल जैसे बदलेगा वैसे ही। अगर वो 20% ऊपर कह देता, अगर वो कह देता कि ये 20% है, यानी कि ये हमारी 8 है और ये हमारी 9 है, तो हमें ये पता है कि ये ज्यादा है ये कम है, यानी 32 से कम आएगा। समझ रहे हो? और अगर ये 9 है और ये हमारी 8 निकली, 10% 8, तो यानी 32 से ज्यादा आएगा। 32 ही तो भागफल आएगा, 24 था उससे ज्यादा आएगा। ये चीजें बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अब एक और प्यारा सा सवाल है, 72 से विभाजित होने वाली संख्या 50, 27, x4 में x का क्या मान होगा, यानी वो इसका मान पूछना चाहता है। तो 72 का मतलब क्या हुआ, 9 8 72, यानी यहाँ पे 9 का भी रूल लगेगा एक साथ और 8 का रूल भी लगेगा। लेकिन 9 3 27 होता तो 9 का रूल भी लगता और 3 का रूल भी लगता, लेकिन 9 3 27 से ही उसको काटनी पड़ती। ये बात ध्यान रखना। तो 9 और 8 का तो अलग अलग संख्या है, इसलिए रूल देने में मतलब आसानी रहती है, क्योंकि और इसी तरीके से सवाल वो पूछता है, वो ऐसे सवाल पूछेगा कि आपको कितनी नॉलेज है इसे निकालने के तरीके को। 8 का रूल अच्छा क्या है, 8 का रूल है आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाए, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। तो 7x4, लेकिन उससे पहले हम 9 का रूल पढ़ेंगे, क्योंकि 9 का जैसे ही समझेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। मान लीजिएगा ऑप्शन में उसने दिया है 0 दिया गया है, 6 दिया गया है, 5 दिया गया है और उसने हमको 7 दे दिया गया। मान लीजिए उसने ऑप्शन में हमें ये दे दिया। चलिए हम यहाँ पर मान रखने की कोशिश करते हैं। 50 आता है तो 5 6 7 7 14 15 16 17 18, यानी कि इसका योगफल 18 आ रहा है। 18 आ रहा है ना। अब 2 ही नंबर यहां पर लिखे जा सकते हैं, या तो 9 लिखा जा सकता है या 0। क्यों? क्योंकि 9 से तो ये तभी कटेगी और वो तो कह रहा है 9 8 72 से कटनी चाहिए, यानी कि कट रही है, तो 0 या 9 आना चाहिए। तो आंसर तो हमारा यहीं पर 0 आ जाता है, दैट्स इट, बात खत्म, कहानी हो जाती। लेकिन हम इसको सॉल्व क्यों करा रहे हैं, हम कह रहे मान लीजिएगा हमें वो आंसर भी नहीं देता है, तब भी हम इसको सॉल्व कर सके। अब उसने क्या कहा कि यहां पर आ जाता, तो हमें पता है कि 0 और 9 में से एक संख्या रखनी थी। हम यहाँ पर 0 रख देंगे, 704, 8 का भाग देख के देंगे, 8 1 8 16 8 4 8 32 8 40 8 करता है 8 8 64, 6 4 8 8 64, यानी कि हमारा पूरा पूरा कट गया, यानी कि 704 होगा। अगर यहाँ पर ये दोनों को दे देता तब तो हमें सवाल सॉल्व भी करना पड़ता ना, तो 794 रख देते। अब इसको 8 से काटते, 8 1 8 8 8 8 72 79, यानी कि 72 7 4 74। अब बात खत्म, करनी होता है 8 में फिर 72 आता। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? अब मुझे ये तो लगता है कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब इस संख्या का मान ज्ञात करो, 72 से विभाजित होने वाली संख्या, ये मैं x का क्या मान क्या होगा। सिंपल है, बहुत आसान है, निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ऊपर गिनती 4 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि हमें यहाँ पर क्या रखना होगा फिर खुद ही पता कर लोगे। एक और सवाल है, बहुत प्यारा है, 5 पावर 50 प्लस 5 पावर 51 प्लस 5 पावर 52 प्लस 5 पावर 53 प्लस 5 पावर 54, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं। यहाँ पर सिंपल है, हमें 5 की पावर 50 निकाल लेना है, जहां अगर यहाँ पर 7 की पावर भी दे सकते हैं इसी तरीके 21 22 23 24, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। उतनी जो मैक्सिमम पावर है पहली वाली वो हमको निकाल लेनी है। 5 पावर 50 निकाल लिए तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 5 पावर यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 को मतलब 5 ही लिख देते, ठीक है। 5 पावर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 पावर 3 बचेगा, यहाँ 5 पावर 4 बचेगा। ये बात समझ आई? तो 1 प्लस 5 प्लस 55 25 प्लस 55 25 25 125 प्लस 55 25 25 125 25 625 हो गया। 5 5 10 5 15 5 चौको 20 और 1 26 6, आंसर में 2 2 4 2 6 2 चौक 8 8 और हमारे पास कितना 6 और 1 7 786 हमारे 5 5 10 5 15 5 चौको 20 और 1 21 781 हमारे पास आंसर आया। अब 7 और 1, अब देखिएगा ये किससे कटेगा, इसका हम फैक्टर ले लेते। क्यों ले लेते? क्योंकि वो क्या पूछ रहा किससे विभाजित है, तो विभाजित यहां पता चल जाएगा, बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब उसने कुछ हमें दे दिया गया होगा, जाहिर सी बात कुछ पूछा तो कुछ सोच के पूछा। 7 और 1 8 हो गया, 8 माइनस 8 यानी कि 0, यानी कि ये संख्या हमारी 11 से कटेगी, 11 7 77, ठीक है। 11 बचे 11 एकम 11 और 71, यानी कि ये 11 और 71 से कटेगी। अच्छा एक बात अब यहां पर समझ में आई कि या तो वो 11 और 71 दोनों दे सकता है, किस किस से कटेगी, या फिर वो सिर्फ 71 दे सकता है, या फिर वो सिर्फ 11 दे सकता है। ऑप्शन जो दे दे उस पर टिक लगा के भागा ना, नंबर आ जाएगा, एटलीस्ट इसमें तो पूरा हो जाएगा। अच्छा एक सवाल और आप करो, 4
4 और सिंपल कर दिया हमने, अगर साथ साथ करते थोड़ा गड़बड़ हो जाता। 4 और 4, इसको सॉल्व करो। 4 की पावर 50, 4 की पावर 51, 4 की पावर 52, 4 की पावर 53 और 4 की पावर 54। इसको सॉल्व करिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्या कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। भागफल का कितने गुना है? 6 गुना। तो जो हमारे पास भाजक है ये है, यहाँ पर हमारे पास भाजक है, तो हम भाजक को हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, वरना बहुत ही मतलब आसान होता। इसको जेड कर देते और इसको हम ए कर देते, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये क्या कह रहा है कि भाजक हमारा एक्स, वाई हमारा ये है और ये हमारा कितना है 2, यही तो हमको बता रहा है जेड। अच्छा, अब इसने बताया क्या कि ये हमें एक्स और वाई तो हमें पता ही नहीं है, इसने शेषफल सीधा दे दिया 2 है। इसने कहा कि ये 24 गुना है किसका? भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 24 गुना, इसका 24 गुना। 24 गुना मतलब कि 48, ये बात समझ में आई। 2 गुणे 24, 24 गुना 24 दूनी 48, 48 हो गया, एक बार समझे। अब ये क्या कह रहा है, यदि शेषफल वो भाजक भागफल का 6 गुना है, भागफल कितना है इसका? ये 6 गुना, यानी कि 48 में अगर हम 6 का भाग देते हैं, 6 8 48, 8, समझ में आया? 8 6 48, ये 6 गुना है ना, देखो 6 गुना हो गया ना। अब वो कह रहा है कि ये संख्या कौन सी होगी? बस 48। मैं अभी एक मतलब एक और इसमें चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही यूनिक लगेगी। तो हमने क्या किया, 48, अच्छा इसको हमें लिखने का तरीका क्या? 8 सही 48, यही तो होता है ना, यही तो हमारे पास आंसर बना जाके, ठीक है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, भाज्य गुणे भाजक, वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल इंटू वो प्लस भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो लिखा होता है। वो हमने क्या किया, भाजक का गुणा भागफल में कर दिया प्लस शेषफल कर दिया, यही सूत्र होता है, यही भाज्य होता है, ये तुमने पढ़ा है ना। तो 48 अट्ठे, तो हमने क्या किया, 48 गुणे 8 प्लस 2 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो समझ में आया। क्या ये भी समझाना पड़ेगा? एक रिवीजन है बस। 8 8 64 4 हासिल में 1, वो 8 8 64 4 हासिल में 6 प्लस 2, यानी कि 386 इसका आंसर आया। समझ में आया? 8 8 64 4 हासिल में 6, 8 चौक 32, 33 चौथे 35, 36 37 38, 886 हमारा आंसर आ रहा है। अब एक बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर अगर 886 लिखते हैं तो हम वो 386 लिखते हैं, सॉरी दोस्तों 386 लिखते हैं, तो 48 अट्ठे 384 होगा, 2 शेषफल, यही चीज तो वो कह रहा है। लो जी, सवाल बन गया, ये शेषफल है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यही आंसर वो पूछना चाहता था कि ये कितना होगा। तो 386 जहां आपको मेरिट क्लिक वहां लगा देना टिक और चले आना, पास हो जाओगे। अब इस सवाल को कर लेना, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इस सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। अब हम इकाई अंक निकालना सीखते हैं, बहुत सिंपल है। 246 इंटू 923 इंटू 42 एक्स में एक्स का क्या मान होगा, क्या मान होगा जब इकाई अंक 2 आए, ठीक है, या x में वो इतने में 2 आखिरी वो इकाई अंक 2 का है, तो बताओ x का क्या मान होगा। सवाल फेर बदल भी कर सकते हैं, लेकिन वो पूछ क्या रहा, वो ये कह रहा है कि यहां पर क्या मान होगा अगर हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। सवाल ही सिर्फ देखने में कठिन लगते, कुछ नहीं है। ये हमें इकाई अंक के लिए इन्हीं का तो गुणा करना है, तो इकाई क्या है, 6 गुणे 3 गुणे x, 6 तिया 18, 18 हो गया। अब 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 आएगा, तो हमारे पास इकाई अंक 6 आएगा। 18 तिया 54, 4 आएगा। 18 चौक 72, 2 18 चौक 72, यानी कि 4। अगर हमारे पास यहां पर अंक 4 आ जाए तो हमारा जो है ना ये इकाई अंक 2 आएगा, ठीक है। अब एक बात समझ आई, तो आंसर कितना आएगा हमारा 4। ये बात समझ में आई, बहुत इजी है, सिंपल है। अच्छा, मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं चला रहा हूं ना, आपका चलवा रहा हूं। इसी तरीके से कोई 1-2 सवाल बना दो। अच्छा, मैं एक दिए देता हूं, क्या दिए देता हूं, आप खुद ही बना लो, कोई भी संख्या रैंडम लिख लो, बस उसका गुणा होना चाहिए। और अब घातों की यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जान लेंगे, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपके माइंड में चलेगी नहीं कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, आप कहेंगे हलवा है, और हलवा मैं कर ही दूंगा। वैसे मैं डिटेल वीडियो बनाता तो मतलब और कायदे से समझा देता, अब जल्दबाजी है तो क्या बताएं। घातों के लिए क्या है, 0 के लिए हमेशा 0 आएगा, देखिएगा 10 का गुणा
जब भी 10 में करेंगे 10 दाम 100 ढाई 1000, 20 का गुणा 2 दूनी 400, मतलब कि 0 आएगा। क्लियर है? कोई भी चीज हो, अगर 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। इसको देखने के लिए सिर्फ आपको 3 पचम 25 पंचे 125, यानी तीनों में 5 आ रहा, बात खत्म कहानी। 1 के लिए 11 11 या 1 एकम 1, 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 एकम 1 यानी 1 ही आ रहा है। 6 छानुक 36, ठीक है 6 ही आया। फिर छानुक 36 यानी 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 ही आएगा। तो छानुक 36 यानी फिर 6 आ गया, पचम 25 यानी फिर 5 आ गया, 1 एकम 1 फिर आ गया, 0 का 0, यानी कि ये तो हमारे पास यूनिट डिजिट निकल आई। अब हमारे पास इन चीजों के बारे में पता चल गई कि ये कभी भी आए, जैसे 76 पर पावर 9 आए, तब भी हमारे पास क्या यूनिट डिजिट, क्या हमारे पास 6 ही आएगी। अगर वो पूछता है क्या यूनिट डिजिट होगी तो 6 ही होगी, उसकी इकाई अंक 6 ही होगा। अब हमारे पास क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, और हमारे पास 10 तो बचे ही नहीं। ये अंक बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब हमारे पास ये अंक बचे। इन अंकों में भी वही करना है। 2 दूनी 4, वेरी गुड। 2 दूनी 4, वेरी गुड। 2 चौको 8, वेरी गुड। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वेरी गुड, यानी कि 6 भी आएगा। 16 दूनी 32, यानी तो यानी कि यहां से रिपीट कर गया, तो ये 4 अंक हमको ध्यान रखने। समझ में आया? 3 के लिए 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, यानी कि 7 आया, और फिर 9 तिया 27, 7 तिया 21, यानी फिर 1 आया, 1 तिया 3, फिर से 3 आ गया, यानी कि रिपीटेड, खत्म कर दो। ये चीज समझ आए? 4 के लिए 4 चौक 16, 16 चौको 64, फिर 4 छंग 16 चौको 64, ठीक है 64 फिर आ गया, फिर 4 चौक 16, फिर 6 आएगा, यानी कि इसका रिपीट अंक यहीं खत्म हो गया। 7, अब 7 के लिए हमें क्या करना है? देखो 7 का और 3 का सेम एक सा है, 2 का और 8 का एक सा, यहां याद करना नहीं। अगर हमें 3 का पता है तो हमें 7 का पता। 7 के लिए क्या करना है? 7 के लिए देखो यहां से शुरू, 7 9 3 और 1। 8 के लिए क्या है? बिल्कुल वही, 8 4 2 और 6। 8 के लिए क्या है? 8 4 2 और 1, ठीक है बिल्कुल 3 2 और 3 का जस्ट उल्टा, क्योंकि अब आप क्या करेंगे? 8 के लिए 8 8 64, 64 अट्ठे ये, फिर इतने अट्ठे ये, करना ही नहीं है हमको सिर्फ क्या करना है? 2 को उल्टा कर देना है। 9 के लिए 9 एकम 9 एकम 9 9 में 81, फिर 9, तो इसका भी नहीं। तो अब एक चीज समझ में आई, ये दोनों तो मिलते जुलते हैं, मैंने अभी बताया। हमेशा याद रखो, ये यहां से शुरू होगा 2 और 8 का, यहां से शुरू होगा यहां और फिर बाद में 6। 3 के लिए यहां फिर बाद में 1। ये बात समझ में आई? 7 9 3, तो 7 9 3 और 1, ये बात समझ आई? अब यहां कुछ चीजें समझो, ये क्यों दिया गया? ये दिया गया है अगर मान लो किसी पर घात कोई चीज चढ़ा दी गई है। चलिए हम कुछ और भी समझा देते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी आपके, इसको निकालना नहीं है, सिर्फ इसको एक बार बस समझ लेना है। जैसे 2 पे पावर 17 लिखी हुई है, लिखा हुआ है, हमें क्लियर पता है। अब हमने क्या किया कि 2 पे पावर 17 में यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर वो कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो 2 पे पावर 17, 2 क्या है? 2 दूनी 4, यानी बदला 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये चारों बार जा रहा है। देखो याद रखना, या तो बदलेगा नहीं, स्थायी रहेगा, या फिर 2 बार या फिर 4 बार, ठीक है? ये समझो, जो 4 बार जा रहा। अब यहाँ पर 2 पे पावर 17 यानी कि 4 बार वाला सिस्टम आ रहा है, तो पहले भाग 4 देंगे, तो 4 देंगे, 1 शेषफल बचेगा। देखो हम अभी बता रहे हैं, 4 चौक 16, 1 शेषफल, जो 1 बचेगा, तो यहां पर क्या मैंने बताया था? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है? तो 1 अगर बचा हुआ तो 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। आंसर समझ आया? अगर मान लीजिएगा लिखा है 5 पावर 25, तो हमारा यूनिट डिजिट 5, क्योंकि 5 पावर 25, 5 बदलेगा नहीं, 5 एकम 5 पचम 25 पंचे 125, यानी 5 ही आएगा। कोई लिख देता 7 की पावर 10, हाँ ये समझो 7 की पावर 10 किसी ने लिख दी। अब 7 के लिए क्या रूल है? मैंने वही बताया जो 3 का रूल है। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 3 7, 3 तिरका 9, तो 9 फिर 3 और फिर 1, हाँ यही रूल है इसका, ठीक है? तो हमने 10 लिया, तो 10 में हमने क्या किया? 4 का है ना, तो 4 का भाग देंगे। देखो 4 जहां अंक आते हैं वहां 4 का भाग देना। 4 दूनी 8,
2 बचेगा, यानी यूनिट डिजिट 9 होगा। एक बात समझ में आई, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करते रहो कि हाँ समझ में आ रहा है, बस हमारा रिवीजन सर जल्दी जल्दी करा दो, ठीक है। अभी मान लीजिएगा आप एक करके दे 4 पे यूनिट पावर 19, इसका आप आंसर निकाल के दिखाइए फटाक से। 6 पे पावर 25, इसका निकाल के दिखाइएगा। और हमारे पास क्या है 2 4 6 पे पावर 10, इसको भी निकाल के दिखाइएगा, जल्दी फटाक से निकाल के दिखाइएगा। अब एक और सवाल है, x बराबर 932 पे पावर 246 ओके इंटू 936 पे पावर 127 इंटू 43 पे पावर 421। मान लीजिएगा ये किसी ने सवाल दिया है और ये कह रहा है कि इसमें x का इकाई अंक क्या होगा, x का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, x का मतलब कोई एक संख्या जो इन तीनों का गुणा करके एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी। ये कह रहा है इसका जो इकाई अंक है यानी संख्या बनी, मान लो 4 2 1 6 9 3 2 2 और यहां पर जो इकाई अंक है ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, बस यही हमको निकालना है। अब ये सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा, तो हमें क्या करना, हमें तो 2 के लिए मतलब है ना, तो 2 पे पावर 246 इंटू 6 पे पावर 127 इंटू 3 पे पावर 421, यानी कि आखिरी अंक लेना, क्योंकि इन्हीं के तो आपस में गुणा होने मल्टीप्लाई। 2 पे पावर 246 का रूल क्या है, 4 वाला है, ये तो है ही नहीं, यहां तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, बात ही खत्म कर दो। 3 के लिए भी 4 वाला है, तो हम सबसे पहले क्या करते, 246 को 4 से भाग कर देते, 4 छंग 24, 6 4 दूनी वो 4 एकम 4 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि यहां पर 4 आएगा यूनिट डिजिट। समझ में आया, 421 है तो 421 को कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 4 एकम 4, क्योंकि 3 में भी 4 का ही सिस्टम है, 4 एकम 4, फिर 2 0 21, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 4 4 16 4 पंचे 20 4 पंचे 20, एक बचा तो 3 ही आएगा इंटू 3, 6 चौको 24, 6 18 8 चौक 72। समझ में आया, तो इसका x का यूनिट डिजिट कितना होगा 2। कैसे होगा ये समझ में आया कि इसे भी बार बार समझाया जाए, यार तुम लोग अब पेपर देने जा रहे हो फिर भी तुम लोग को ऐसी टेंशन होगी कि ये भी ये समझ आया। सिर्फ हमें क्या करना, आखिरी के तीनों ले लेना है। 6 का यूनिट डिजिट जहां भी आ गया 6 है, 5 का है 5 है, 1 का 1 है, और अगर हमारे पास क्या नाम है 0 है तो 0 है। बाकी के इन 2 का हमने 4 4 का भाग दे दिया, क्योंकि ये 4 4 बार तक इनके अंक बदलते हैं, लास्ट डिजिट बदलता है। अगर क्या नाम है 4 और अगर 9 आता तो 2 बार होता, तो हमें क्या करना, तो हमें 2 का भाग देना होता। अगर मान लो ये संख्या हमारे पास 4 हो जाती तो यहां पर हमें 2 का भाग देना होता, और 2 का भाग देते तो जाहिर सी बात है कितना बचता, अगर सम संख्या है तो कुछ नहीं बचता, वही आंसर आ जाता। समझ में आया आपको? अभी भी नहीं आया तो फिर भाई कमेंट करते रहना, हम फिर से पूरी सीरीज चालू करेंगे। अब ये साल तो आपकी चलेगी, मैंने भी समय नहीं दे पाया, बहुत परेशान थे भाई। निम्न में से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, तो 9 से नहीं यानी कि 9 दूनी 18 9 3 27, बस यही आना चाहिए। तो हमें क्या करना, जोड़ देना, 6 4 10 11 12 2 6 4 10 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि ये तो हमारी 3 से नहीं, वो 9 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य, क्योंकि 24 आ रहा है ना, तो जिसमें 24 आ गया यानी कि ये हमारी 3 से विभाज्य है, 9 से नहीं, तो इस पर टिक लगा दो। 3 3 6 7 8 और 1 9, यानी कि ये हमारी 9 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, यानी कि ये काट दो, ये संख्या नहीं है, तो हम गिनते करते जा रहे हैं। 7 3 10 11 12, यानी कि ये 12 है, 12 मतलब 3 से विभाज्य, 9 के पाठ में 12 आता नहीं, तो इस पर टिक लगा देते। 5 6 7 8 9 10, ये ना 3 से विभाजित है ना 9 से विभाजित है, तो इस पर तो टिक ही लगा देते, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 3 से विभाज्य लिखा है और 9 से नहीं लिखा हुआ, इसलिए 9 9 9 9 9 1 9 9 3 18 और 6 3 9 9 3 27, यानी कि ये वाली संख्या भी नहीं। तो 2 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं लेकिन 9 से नहीं विभाज्य, ठीक है। अब ये लिखता कि 9 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, दरअसल में सवाल ही उल्टा हो जाता, क्योंकि जो संख्या 9 से विभाज्य वो 3 से तो विभाज्य होगी, लेकिन 3 से जो संख्या कटेगी वो 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये जानने, यही वो हमको बताता है कि अगर हमें 72 का किसी में भाग देना है तो हमें 9 गुणे 8 और 9 दोनों के रूल्स लगाने, और ऐसी ये हमें ये भी बता रहा है ये सवाल
कि जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से कटे वो 9 से कटेगी ही, क्योंकि 3 छोटा नंबर है। अगर 27 का हमें भाग देना है तो हमें 9 गुणे 3 करके उसमें भाग दे सकते, पहले 9 से काट सकते हैं जैसा कि हम लोग करते ही, और फिर उसे 3 से काट सकते हैं। अगर रूल है तो बहुत आसान है। ये एक बात समझ में आई। अब ये सवाल हो गया पूरा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 46 हो तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? 4 क्रमागत संख्याओं का योग क्रम से आने वाली संख्याएं, यानी कि एक x है, दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है और चौथा x + 4 है। यही तो 4 क्रमागत संख्याएं होंगी। इनका योग बता रहा 46 है। अब वो ये पूछ रहा कि ये वाली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी। वो पूछ रहा तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो ये वो संख्या पूछ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं पहले x 4x प्लस, क्योंकि इनका योग 46 है। मैं बता चुका हूं x + y का यूज क्यों होता है, क्योंकि जो चीज इधर लिखी है अगर बराबर उधर लिखी है, यानी कि ये चीज और वो चीज बराबर है, कुछ भी करके बराबर हो, निशान ही बराबर का इसलिए लगा हुआ है। 3 है, 3 4 5 6 हो गया, 46 हो गया। 4x = 46 - 6 4 वो x = 46 में से 6 गई, 40/4 धाई 40, यानी कि x तो हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 11 है, ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 13 है। इनको जोड़ लो, 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46, जोड़ लेना भाई। तो वो कौन सी संख्या पूछ रहा था भाई मेरे? वो ये वाली संख्या पूछ रहा था, 12 है। दैट्स इट। आंसर कितना आएगा? 12। भी ये बात समझ में आई? बहुत आसान है ना, सारे सवाल आसान होते भाई, सिर्फ हम ये समझ जाए कि वो पूछ क्या रहा है। जिस दिन हम सवाल को पढ़ना सीख गए, अरे मैथमेटिशियन बन जाएंगे, क्योंकि सवाल हम बनाना सीख जाएंगे। एक सवाल और है, बड़ा प्यारा सवाल है। 8 से कटने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 से कटने वाली, देखिए 8 का रूल क्या है, आखिरी में 3 जीरो आए, या फिर वो संख्या आखिरी के 3 अंक को पूरी तरीके से 8 से काटती हो। देखो मैंने ऑप्शन क्यों नहीं दिया, हम चाहते हैं कि आप ऑप्शन अपने आप समझ जाएं। तो हमें पता है कि 999, इसमें हम भाग 8 का देते हैं, 8 एकम 8, 1 बचा 9, 8 दूनी 16, 3 बचा 9, 8 चौक 32, यानी कि 7। अब अगर कोई संख्या हमारे पास इस तरीके की लिखी है, ये सबसे बड़ी है 5 अंकों की, उसने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो कटेगी नहीं, शेष बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, 7 इसमें से घटा देना है। अच्छा, घटाना क्यों है? क्योंकि अगर इसमें हम सिर्फ 1 जोड़ दें तो ये फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं बल्कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहीं से रिपीटेड नंबर है, इसीलिए इसको पूछा। 9 में से अगर 1 जोड़ते 10 हो गया, 2 अंक हो गए, 2 डिजिट हो गए। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है, हमें 2 लिखना है, बाकी की चीजें वैसे ही लिखनी है। कितना प्यारा सवाल है। अब यहां पर देखिएगा 8 के लिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चलो सबसे छोटी संख्या लिख देते। हमें एक फॉर्मूला पता है, आखिरी में 3 अंक आए या फिर वो 8 से कट जाए, तो 8 से कट जाए, तो इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया। अब 7 अगर हम कम कर देंगे तो 8 से कट जाएगा, या फिर यहां पर हम 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ते ये संख्या कितनी बन जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी 8 से कटती है, तो 5 अंकों वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी 8 से कटेगी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी 8 से कटेगी। लेकिन हम वो क्यों सोचें, हम तो ये सोचें भाई यही चीज क्लियर होगी, 3 अंक आखिरी में है तो ये 8 से कटेगी। तो हमारे पास कौन सी संख्या होगी, 99992 और 10000। ये 2 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो 8 से कटेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन हो मार देना टिक तुरंत से। ठीक है, आपको क्या करना, ऑप्शन में कुछ नहीं, आपको सिंपल सा, आपको इसी तरीके से जितने भी सवाल आ जाए, चलो अच्छा आप इसको सॉल्व करिएगा। 7 से कटने वाली 5 अंकों की संख्या, और फिर आप करना 6 से कटने वाली 5 अंकों की संख्या। ठीक है, ये दोनों निकाल के तुरंत फटाक से दिखाना।